हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंटिन्यू करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 to 22 एंड 64, 65, 67 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद रिगार्डिंग फ्री कंसेंट। तो जो कंसेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है या विदाउट कोई जो 4-5 फैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं, अगर उसके वो इन्वॉल्व नहीं है तो ही कंसेंट फ्री कही जाएगी। कंसेंट सेक्शन 13 डिफाइंस सेक्शन 13 defines consent. Two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. Consensus ad idem. तो अगर ये दो पर्सन है ए या बी, ये दोनों अगर एग्री होते हैं एक चीज पे एक ही मीनिंग से, तो अगर सपोज ए ने कहा राइट तो बी भी उस राइट का करेक्ट अगर वर्ड के साथ ही उसकी कंसेंट रही तो ही उसको कंसेंट कहेंगे, क्योंकि राइट के दो मीनिंग है, एक तो राइट टर्न या फिर यू आर करेक्ट। तो उसी तरह तो अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए की ऐसे 2-3 प्रॉपर्टी है, सपोज ये 2 घर है ए के 1 and 2, ए को एक घर बेचना है तो ए ने कहा बी से मुझे एक घर बेचना है, क्या तुम खरीदोगे? तो ए को बेचना था 1 और बी को लगा उसको 2 बेचना है, तो यहाँ पे वो कंसेंट नहीं हुई क्योंकि सेम थिंग पे उनका माइंड एग्री नहीं हुआ, सेम सेंस पे एग्री नहीं हुआ। तो अगर ए को 1 बेचना है और बी को भी 1 लेना है और ए को बेचना है और बी को खरीदना है, then it is same thing in same sense. Two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. Section 14 defines free consent. 13 में सिर्फ consent के बारे में बताया है, 14 में free consent. Consent is free when it is not caused by, तो ये 5 फैक्टर्स हैं, जब ये इनकी वजह से कंसेंट नहीं होती है तभी वो फ्री कंसेंट रहेगी। तो क्या क्या वो फैक्टर्स है? सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कोर्जन, 16 undue influence, 17 fraud, 18 misrepresentation एंड 22 मिस्टेक। तो ये 5 फैक्टर है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इनके अलावा अगर कंसेंट हुई तो ही वो फ्री कंसेंट रहेगी। अगर ये इनमें से कोई भी एक भी फैक्टर अगर उस कंसेंट में आया तो वो फ्री कंसेंट नहीं रहेगी। तो क्या क्या है ये 1 by 1 देखते हैं हम ये फैक्टर्स। इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय 1 to 4, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। तो अगर ये पहले 4 है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वॉइडेबल रहेगा। वॉइडेबल मतलब ऑन द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। तो अगर ए है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये एग्रीव पार्टी है, अगर वो 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व, 4 में से कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व हुआ हो तो इस बी के पास ऑप्शन है, एक तो उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना या वॉइड करना। तो जब ऐसे 2 ऑप्शन रहते हैं तो उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। If caused by 5 mistake of facts essential to agreement, contract is void. A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल चीजें हैं। तो अगर मतलब ए को एक घर बेचना है, बी को वो भी खरीदना है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में घर के बारे में ही लिखना भूल गए दोनों, तो ये इनिशियली ये वॉइड ही रहेगा। तो यहाँ पे बी चाहकर भी उसे वैलिड नहीं कर सकता, ए भी नहीं कर सकता, मतलब दोनों भी एग्रीड है, मतलब मिस्टेक ही हुई है फैक्ट की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड रहेगा। नाउ लेट्स सी कोर्जन। सेक्शन 15 and 19 of Indian Contract Act deals with coercion. Section 15 coercion, committing or threatening to commit any act forbidden by IPC or unlawful detaining of property with intention of causing a person to enter into agreement. हमने मूवीज में देखा है बहुत बार, एक पर्सन को कोई भी एक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको कमिट करता है, या फिर उसको थ्रेटन करता है, या फिर उसको कोई एक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको कोर्जन बोलते हैं। तो
कंपनी होती है बड़ी, एक कोई तो भी सिटी में बड़ा पॉलिटिशियन या फिर कोई बिजनेसमैन रहता है, उसको एक गांव में कुछ अपनी नई इंडस्ट्री या फिर कुछ नया अपना टाउनशिप बनाना होता है, देन ही कॉन्टेक्ट्स पॉलिटिशियंस या फिर वहाँ के जो साहूकार लोग होते हैं उनको कांटेक्ट करता है। फिर ये लोग यहाँ की जो विलेजर्स रहते हैं उनके साथ मतलब उनको डरा धमका के वहां से वो प्लॉट खाली करवाते हैं। तो ये हुआ कोर्जन, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो मारना धमकाना ये सारे फॉरबिडन बाय आईपीसी। और अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर मतलब उस प्रॉपर्टी को ही वो डिटेन कर लेते हैं विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। तो उनको डरा धमका कर ये बोलते हैं एक तो बेच दो या फिर तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा तुम बेच दो, तुमको पैसे भी मिलेंगे और कहीं और सेटल हो जाओ। ये सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूँ, ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, ये समझने के लिए है। तो ऐसे केस में अगर उनको ऐसे डरा धमका कर या फिर ब्लैकमेल करके अगर उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया गया किसी पर्सन के साथ, तो इसको कोर्जन कहेंगे। एग्जांपल, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, डिटेनिंग गुड्स अनलॉफुली। तो कभी कभी ए बी से कहता है मुझे ये चीज दे दो या और एल्स मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ये भी कोर्जन के अंडर आ जाता है। तो अगर किसी ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करो नहीं तो मैं तुम्हारे ये चीजें तुमको दूंगा ही नहीं, मेरे पास तुम्हारे जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीजें से डॉक्यूमेंट वगैरह रहेंगे तो मैं तुमको दूंगा नहीं अनलेस एंड अनटिल यू, देन दिस वुड एक्ट एज कोर्जन। केस लॉ है चिखम अमीराजू वर्सेस चिखम शेषम्मा। तो ये यहाँ पे सुसाइड का थ्रेट दिया गया था जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने वक्त, तो इसको कोर्जन कंसीडर किया गया था। तो इफेक्ट क्या है इसका, सेक्शन 19 में इफेक्ट दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ फोर्स्ड पार्टी, कंसिडरेशन रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर्ड। तो अगर सपोज ए और ये बी, तो ए ने कोर्जन के थ्रू बी के साथ एग्रीमेंट किया, तो अब बी एग्री पार्टी है, तो ये वॉइडेबल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ बी। तो अगर बी चाहेगा तो इसको वैलिड कंसेंट देगा या फिर इसको वॉइड कर देगा। तो सपोज ए ने इससे कोई जमीन खरीदी, उसको 10 लाख रुपीस दिए और बी ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो ही जाएगा, तो एंड बी को ये 10 लाख रुपए ए को रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बी ने कहा कि ठीक है ये 10 लाख मेरे हिसाब से ठीक है, इस जगह की वैल्यूएशन या फिर जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया है उस वो मेरे लिए भी बेनिफिट है, देन ही कैन वैलिडेट दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो जब दो ऑप्शन होते हैं एग्री पार्टी के पास तो इसको वॉइडेबल कहते हैं। तो अगर कोर्जन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ देन इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 एंड 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 16 deals with definition of undue influence. Consent is induced by undue influence when one party dominates the will of another and uses that position to gain unfair advantage. तो ए है, ए सपोज ये मास्टर है और ये बी उसका सर्वेंट है। तो अब बी उसका सर्वेंट है ए के लिए, तो वो मास्टर है, तो यहाँ पे ए का अनड्यू इन्फ्लुएंस रहेगा बी पर, क्योंकि बी उस पे डिपेंड है काम, उसकी नौकरी या उसकी सैलरी के लिए, उसके घर के खर्चे के लिए, और ऐसी कोई चीज है बी की प्रॉपर्टी तो वो ए को चाहिए। तो ए ने अगर उससे कहा कि तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दो या फिर ये मेरे साथ एग्रीमेंट करो, तो अगर बी ने प्रेशराइज होके उसके साथ एग्रीमेंट किया तो ये वॉइडेबल रहेगा। वेयर वन पार्टी डोमिनेट्स विल ऑफ अनदर, ए का डोमिनेंस ज्यादा है, यूजेस दैट पोजीशन टू गेन फेयर एडवांटेज। बहुत बार मतलब
कभी कभी ऐसी बड़ी कंपनीज रहती है और वो ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इन दैट केस इनका पोजीशन बहुत बड़ा रहता है बड़ी कंपनीज का, और इंडिविजुअल अकेला रहता है, तो इसको भी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर कंसिडर किया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ इन्फ्लुएंस, fiduciary relations like guardian and ward, solicitor and client, doctor and patient। तो अगर कोई वार्ड मतलब कोई बच्चा है उसका गार्डियन, तो यहाँ पे भी fiduciary रिलेशन रहते हैं। सॉलिसिटर अगर कोई एडवोकेट है और उनका क्लाइंट है, या फिर डॉक्टर या पेशेंट, तो यहाँ पे क्या रहता है कि इस बच्चे को इन पे पूरा ट्रस्ट रहता है, क्लाइंट को इस पे पूरा ट्रस्ट रहता है, पेशेंट को डॉक्टर पे, और डॉक्टर ने अगर उसको ऐसे बहला के फुसला के अगर कुछ बोल दिया उसको, या तुम ये कर दो वो कर दो, तो वो अनडू इन्फ्लुएंस रहेगा। बहुत बार क्या होता है, जो रिलीजियस, जो फेक रिलीजियस गुरु होते हैं, अच्छे वाले नहीं, फेक फेक रिलीजियस गुरु, तो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई अगर भक्त जाता है और एनी एग्रीड पर्सन, मतलब लाइफ में अगर कुछ उसके इश्यूज हो, हैप्पीनेस वगैरह ऐसे कुछ भी हो, तो ये जो फेक लोग होते हैं ना, इनका इंटेंशन तो यही रहता है पैसा कमाना। तो अगर उन्होंने ऐसे उसको बताया कि हम तुमको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तुम इतना इतना हमें दान करो, ये प्रॉपर्टी दो, या फिर कुछ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस करते हैं वो, कि तुमको इस मोह माया से बाहर निकलना है, एंड गिव ऑल थिंग्स टू गॉड और विच एवर रिलीजन दैट इज दे आर प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे कभी कभी आदमी फ्रस्ट्रेट होके मतलब उन पे विश्वास कर लेता है, तो इसको अनडू इन्फ्लुएंस में कंसिडर किया जाता है। रियल अथॉरिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, गुरु डिसिप्लिन। यहाँ पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की बात सुननी ही पड़ती है। अगर कोई डिसिप्लिन है तो उसको, मतलब ये जो मैंने कहा था अभी, डिसिप्लिन कोई भक्त रहता है, या यहाँ पे जब कोई फेक रिलीजियस गुरु रहता है तो वो उनकी बात मान लेता है। ड्यू टू मेंटल डिस्ट्रेस, वीकनेस और ओल्ड एज। बहुत बार ऐसे लोगों को ही विक्टिम बनाया जाता है जो कि मेंटली डिस्ट्रेस है, वीक है, या फिर ओल्ड एज है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। पर्दा नशी वुमन, पर्दा नशी वुमन किसे कहते हैं, पहले वुमेन्स पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते थे, तो वो हमेशा पर्दे के अंदर ही रहती थी। देयर आर स्टिल सर्टन कम्युनिटीज वहां पे पर्दा नशी वुमेन है, एंड इवन कोर्ट या फिर आवर एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पेक्ट देयर दैट कल्चर कस्टम। Courts presume undue influence due to the ignorance, seclusion, burden shifts to stronger party to prove fairness। रानी अन्नपूर्णा वर्सेस स्वामीनाथन। अगर किसी पर्दानशी वुमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एंड इफ शी क्लेम्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डन विथ अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है उस पर बर्डन रहेगा कि वो प्रूव करे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ फेयर एग्रीमेंट था। अनकॉन्शिनेबल बार्गेन्स, अनकॉन्शिनेबल मतलब जहाँ पे रिलीवेंट नहीं है, मतलब वन साइडेड बार्गेन रहा हो, फेयर बार्गेन ना नहीं था, तो उसको अनकॉन्शिनेबल बार्गेन कहते हैं। इफ कंसिडरेशन इज अनकॉन्शिनेबल, कोर्ट्स प्रिज्यूम अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि एक साइड से ही बार्गेनिंग हो रही थी, सामने वाला पूरी तरह से एग्री हुआ कर रहा था, तो उसको अनडू इन्फ्लुएंस में कंसिडर किया जाएगा। तो इफेक्ट बताया गया है 19A में, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ इन्फ्लुएंस पार्टी, कोर्ट में सेट असाइड एब्सोल्युटली और ऑन जस्ट टर्म्स। तो अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया अनडू इन्फ्लुएंस में बी के साथ, तो ये एग्रीव पार्टी या फिर इसको इन्फ्लुएंस पार्टी कहेंगे, तो इस पे डिपेंड है उसको वैलिड रखना है या वॉइड रखना है, इसलिए इसको वॉइडेबल रहेंगे। या फिर कोर्ट भी इसको सेट असाइड कर सकता है अगर उनको रखना है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके जो जस्ट मतलब जो सही टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, तो उस हिसाब से कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज मिस रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 18
19 deals of Indian Contract Act deals with misrepresentation. Definition क्या है? Misrepresentation includes positive assertion not warranted by facts, breach of duty without intent to deceive, causing a party to make mistake innocently. तो मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है? पॉजिटिव असर्शन नॉट वारंटेड बाय फैक्ट्स. कोई चीज आप बिलीव कर रहे हो, कोई चीज आप बता रहे हो, लेकिन आपके पास उसकी कुछ प्रूफ या फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं. ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव. तो ड्यूटी ब्रीच होती है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है उनको धोखा देना या लूटना. डिसीव मतलब उसको इलीगल तरीके से या किसी गलत तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करना वगैरह, ये आपका इंटेंशन नहीं है. आपसे गलती से कुछ मतलब कोई चीज नहीं है और वो आप बता देते हो कि ऐसे ऐसा है. तो कॉजिंग अ पार्टी टू मेक अ मिस्टेक इनोसेंटली. तो यहाँ पे पार्टी से गलती से मिस्टेक हो जाती है. सपोज एक ए है और ये बी है. तो ए सेल्समैन है और बी कस्टमर है. तो सपोज एक कार है, तो ये बताता है ये कार है, इसे बहुत अच्छी है, ऑल दिस थिंग सारे उसके फीचर्स बताता है. एंड वो उनको बताता है ये कार 6 कलर्स में अवेलेबल है, 6 डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है. लेकिन उस इनफैक्ट रियल में उस वो कार 5 ही कलर्स में अवेलेबल रहती है, लेकिन ये गलती से बोल देता है कि वो 6 कलर में अवेलेबल है. और बी उससे पूछता है कि 6 जो कलर है, सपोज कुछ कोई भी कलर रहेगा, हम पिंक कंसीडर करते हैं, ये 6th कलर है पिंक. तो बी ने पूछा उससे क्या ये अवेलेबल है. बी कहे ए कहेगा कि यस ये अवेलेबल है. लेकिन ये आउट ऑफ मिस्टेक, उसको बी को कुछ फंसाना नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता नहीं कि अपने पास वो कलर नहीं है. ये गाड़ी मॉडल सिर्फ 5 कलर में ही आती है. उसको उसका अजम्पशन है, पॉजिटिव अजम्पशन, कि पिंक कलर में भी ये गाड़ी अवेलेबल है अपने पास. तो वो बी से कहता है कि हाँ अवेलेबल है और दे अंडरगो कॉन्ट्रैक्ट. तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा? तो ये था मिसरिप्रेजेंटेशन. ए का कोई इंटेंशन नहीं था इसको गलत इंफॉर्मेशन देके इसको कुछ मतलब इससे डिसीव करना, मतलब कुछ एक्सप्लॉइट करना या ये करना. उसने बाकी की इंफॉर्मेशन तो सब करेक्ट बता दी, मतलब जो फीचर्स थे वगैरह वो सारे थे, लेकिन गलती से उसने ये कलर के बारे में गलत बता दिया और बी ने उस पर विश्वास रख लिया. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ मिसलेड पार्टी. तो ये बी मिसलेड पार्टी हुई, तो यहाँ पे इनके ऑप्शन पे वॉइडेबल रहेगा. ये अगर चाहे तो जो अवेलेबल है कार का कलर वो ले सकते हैं, या फिर अगर उनको नहीं चाहिए तो वो एग्रीमेंट को वॉइड कर सकते हैं. इफ ट्रूथ कुड हैव बीन डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी डिलीजेंस, रिसेशन में बी डिनाइड. तो ये तो था गाड़ी के बारे में. अगर कुछ ए ने कुछ गलत बी से कहा है और वो ऑर्डिनरी पर्सन को समझ में आ सकता था, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो समझ आ सकता था कि ये चीज नहीं है, फिर भी उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो ये रिसेशन डिनाई किया जा सकता है. केस लॉ क्या है? डेरी वर्सेस पीक 1889. इनोसेंट मिसस्टेटमेंट विदाउट इंटेंट टू डिसीव, मिसरिप्रेजेंटेशन नॉट फ्रॉड. तो अगर इनोसेंट मिसस्टेटमेंट है जहां पे इंटेंशन नहीं है डिसीव करने का, तो उसे मिसरिप्रेजेंटेशन कहेंगे. तो मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बस इंटेंशन का डिफरेंस है. मतलब अगर इंटेंशन डिसीव करने का इंटेंशन रहेगा तो फ्रॉड है, और वो गलती से हुआ होगा तो मिसरिप्रेजेंटेशन है. एंड एट दैट केस, इन दैट केस इट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ मिसलेड पार्टी. फ्रॉड सेक्शन 17 एंड 19 इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. डेफिनेशन क्या है फ्रॉड की? इंटेंट टू डिसीव बाय. तो मतलब डिसीव इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एक्टिव कंसीलमेंट, promise made without intent to perform any other act fitted to deceive, any act declared fraudulent by law. अब सपोज ए है, वो सेल्समैन है और ये बी कस्टमर है. तो ये उसने कार थी, ये कार थी सपोज 1000 सीसी की, ये कार थी 1000 सीसी की, एग्जांपल ले रहे हैं. और ए ने बी से कहा ये कार है 1500 सीसी की.
और इसके साथ हम, और उसने ये भी बताया नहीं कि इसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो इसको सपोज एक ही स्टार मिला है, लेकिन ए ने उनको बताया इसको 5 स्टार मिले हैं रेटिंग में, या फिर इसकी हम 5 साल तक आपको फ्री सर्विस देंगे जो सर्विसिंग थी, और लेकिन वैसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने कहा कि 5 साल तक फ्री सर्विसिंग देंगे आपको, इसके साथ हम डिफरेंट एक्सेसरीज देंगे। देन दिस इज फ्रॉड, क्योंकि वो गाड़ी 1000 ही सीसी की थी, उसको रेटिंग में 1 ही स्टार मिला था, और उसके साथ कंपनी का सिर्फ 1 साल की ही सर्विसिंग अवेलेबल थी, फिर भी उसने ये सारी चीजें उसको, मतलब ये गाड़ी बिक जाए और एक बार वो फ्री हो जाए इसमें से, इसलिए ये गाड़ी बेचने के लिए उसने बहुत सारी गलत चीजें बी को बताई है, और अगर उस पर विश्वास रख के ये गाड़ी खरीद लेता है तो देन दिस इज फ्रॉड। तो ये था एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटेंशन था डिसीव, पहले इसमें इंटेंशन नहीं था, उसको सिर्फ लगा कि हाँ कंपनी के पास पिंक कलर में अवेलेबल रहेगी, बाकी की चीजें उसने एकदम बराबर बताई, तो वहां पे सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था। यहाँ पे पर्पसली फॉल्स स्टेटमेंट बताए गए हैं, फैक्ट के कुछ चीजें छुपाई गई हैं कि क्या गाड़ी का परफॉर्मेंस में 1 ही स्टार क्यों मिला है, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंट टू परफॉर्म, any other act fitted to deceive, any act declared fraudulent by law। इफेक्ट क्या रहेगा इसका, कॉन्ट्रैक्ट voidable at option of deceived party, also right to claim damages। तो voidable रहेगा, भी चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है या फिर void कर सकता है, या फिर वो वैलिड करके अपने डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। केस लॉ है डेयरी वर्सेस पीक, फ्रॉड false representation made knowingly without belief in truth or recklessly। आपको पता है ये चीज झूठ है फिर भी आपने वो बताई है, तो देन इट इज फ्रॉड। मिस्टेक, फिफ्थ पॉइंट है मिस्टेक, सेक्शन 20 to 22 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20, अगर दो पार्टीज है ए एंड बी, और अगर दोनों साइड से मिस्टेक हुई है तो इसे कहते हैं मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक। बोथ पार्टीज मिस्टेकन अबाउट एसेंशियल फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। अगर ए या बी को कोई घर बेचना है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो मिस्टेकली उन्होंने, दोनों पार्टीज ने गलती से ये घर के बारे में ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डिस्कस किया है, देन बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन एसेंशियल फैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, mistake as to existence of subject matter, case law है Courtier versus Hasty। unilateral mistake section 22, one party mistaken, A और B है, तो एक ही पार्टी ने, अगर एक ही पार्टी से मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर ए के पास 2 घर है, ए को ये 1 नंबर का घर बेचना था, उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और बी को लगा कि उसको 2 नंबर का घर बेचना है, एंड दे वर रेडी टू परचेस सेकंड। तो ए अपनी जगह पे क्लियर था, उसने कॉन्ट्रैक्ट एक का ही बनाया था, तो बी का मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, एक्सेप्ट व्हेन मिस्टेक अबाउट आइडेंटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। बस 2 एक्सेप्शन है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक था, शायद मतलब ए को घर बेचना था, बी को खरीदना था, लेकिन ए को लगा वो घर सी का है, अगर ऐसी पार्टी की आइडेंटिटी का अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो ये वॉइड हो सकता है। मिस्टेक अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर है, तो इंटेंशन क्या था कॉन्ट्रैक्ट का, ये करना है, घर खरीदना है, मतलब सेल डीड, और गलती से वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया लीज डीड का, तो नेचर ही कॉन्ट्रैक्ट का नेचर, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही डिफीट हो गया है, देन इन दिस केस इट वुड बी वॉइड। मिस्टेक ऑफ लॉ, इंडियन लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर इंडिया में बहुत सारे लॉ है, अगर आपसे कोई गलती होती है एंड आप ये डिफेंस नहीं ले सकते मेरे को ये लॉ है, ये एग्जिस्ट करता है, ऐसा पता ही नहीं था, तो जब भी कोई लॉ बनता है उसको ऐसे इसी तरह कंसीडर करके बनाया जाता है कि हर इंसान को ये
चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉ मोस्टली जो जूरिस्प्रूडेंस फॉलो करता है वो नेचुरल जस्टिस का होता है। तो इंडिया का अगर कोई लॉ है, अगर आपको पता नहीं है, लेकिन वो आप एक्सक्यूज नहीं बता सकते। फॉरेन लॉ ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगर कोई फॉरेन लॉ है और आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो इंडिया में नहीं एप्लीकेबल, लेकिन फॉरेन लॉ है और आपको नहीं पता था, देन इट वुड बी कंसिडर एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसको एक्सक्यूज की तरह कंसिडर किया जा सकता है इंडियन कोर्ट पे, लेकिन अगर इंडियन लॉ है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ वुड नॉट बी कंसिडर एज एक्सक्यूज। इफेक्ट क्या रहेगा? एग्रीमेंट इज वॉइड इफ मिस्टेक गोज टू रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो एसेंस है उसी में अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो एग्रीमेंट वॉइड रहेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 26, कोर्ट में रेक्टिफाई इंस्ट्रूमेंट वेयर मिस्टेक इज म्यूचुअल। अगर ए और बी दोनों की मिस्टेक रहेगी तो कोर्ट के पास पावर है वो रेक्टिफाई, मतलब उसमें जो करेक्शंस है या फिर अगर वैलिडेशंस है या फिर कोई परमिशंस है तो कोर्ट वो कर सकती है, अगर दोनों की मिस्टेक है और दोनों को भी ये मंजूर रहा तो। रेमेडीज फॉर लैक ऑफ फ्री कंसेंट, रेसिशन। अगर फ्री कंसेंट नहीं थी फिर भी ये एग्रीमेंट हुआ तो रेमेडी क्या रहेगी? रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, एग्रीव पार्टी में रिसाइन, मतलब जो रिसाइन मतलब एग्रीव पार्टी उसको कैंसिल कर सकती है, या फिर रिस्टोरेशन। सेक्शन 64, 65, 67 of Indian Contract Act deals with restoration of contract if there was lack of free consent. Section 64, when voidable contract rescinded, other party need not perform. अगर कोई पार्टी, ए पार्टी है, उन्होंने विदाउट फ्री कंसेंट बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर बी ने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड किया मतलब कैंसिल किया तो ए को जरूरी नहीं है वो परफॉर्म करना, ये बताता है सेक्शन 64। सेक्शन 65 क्या कहता है? एनी एडवांटेज रिसीव्ड मस्ट बी रिस्टोर्ड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो वॉइडेबल है, बी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर रहा है, देन अगर उससे कुछ, अगर ए ने उसको सपोज 10 लाख रुपए पे किए थे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो बी को अगर रिसाइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसको वो 10 लाख रुपीस ए को रिटर्न करने पड़ेंगे। सेक्शन 67, promisee must restore benefit when rescinding due to promisor's failure। अगर ए है, प्रोमिसर है और ये बी है, तो अगर बी प्रोमिसी रहा तो उसको इसके ए के बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे, सेक्शन 67 कहता है। लॉस ऑफ राइट टू रिसाइन, सेक्शन 25 एंड 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 25, ये हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फिर से देखने वाले हैं, ये मैं सिर्फ आपको एक टचअप दे रहा हूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ सेक्शंस का। If party affirms contract after knowledge of defect, तो अगर पार्टी फिर भी उसको अप्रूवल देती है डिफेक्ट होने के बाद भी, अगर पार्टी को पता है कि इसमें डिफेक्ट है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को अफर्मेशन देती है, तो उनका राइट टू रिसिंड लॉस हो जाता है। तो ये पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ राइट ऑफ रिसेंड, मतलब इसके बाद आप ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, आपका राइट चला जाता है। कब? जब आप अफर्म करते हो कॉन्ट्रैक्ट इवन आफ्टर नॉलेज ऑफ डिफेक्ट। इफ रिस्टोरेशन ऑफ पार्टीज टू ओरिजिनल पोजीशन इज इम्पॉसिबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे पार्टीज को ले जाना इजी नहीं है। सपोज एक ही एक कोई कोल माइन है, बी को उसने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, तो बी ने बहुत सारा कोल निकाल के बेच दिया है उसमें से, और अब उनको लग रहा है कि यहाँ पे रिसिंड करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो लेकिन अब बी वो कोल लाके तो नहीं दे सकता है उसको उस माइन में, इसलिए वो ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं जा सकती पार्टी, इसलिए ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हो सकता। इफ थर्ड पार्टी राइट्स हैव इंटरवेंड, अगर किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट आ गया उस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं कर सकते। इफ रेसिशन इज नॉट क्लेम्ड विद इन लिमिटेशन पीरियड, तो हर चीज के लिए लिमिटेशन एक्ट में एक पीरियड दिया गया है। ऐसे नहीं कि आप 50 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो, अरे मेरे को अभी इसमें ये चाहिए, ये मेरे को इस पे
एक्शंस लेना है, मेरे को कुछ डैमेजेस क्लेम करने हैं या फिर उसको रिसिंड करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं, हर कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड है, उसी के अंदर आपको आपका क्लेम करना होता है। लिमिटेशन पीरियड क्यों बनाया है? क्योंकि देयर शुड बी एंड टू जस्टिस। That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.